जब सूर्यनगर नाम का एक छोटा सा नगर था। वहां के अधिकतर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। नगर के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार था जिसमें रत्नलाल नाम के एक सुनार की अपनी दुकान थी। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। रत्नलाल का यह पुश्तैनी व्यापार था जो कि उसके बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा था और सेठ रत्नलाल को इसका पूरा फायदा भी मिला। दूर दूर के गांव देहात से लोग सुनार रत्नलाल के यहां पर गहने इत्यादि बनवाने के लिए आया करते थे। यद्यपि सेठ अपने काम में बहुत ही निपुण था, लेकिन लालच ने उसके मन में अपनी जगह बना ली थी, जिसकी वजह से वह कभी कभी दूर दराज के गांव से आने वाले ग्राहकों के साथ धोखा भी कर दिया करता था, जैसे कि असली सोने में तांबा मिलाकर उन्हें गहने बेच देना। यद्यपि कई बार उसके ग्राहकों को इस बात का अंदेशा भी हुआ, लेकिन सेठ का नगर में रुतबा ही ऐसा था कि कोई भी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता था। एक बार की बात है, सुनार रत्नलाल की दुकान पर हरि नाम का एक किसान आया और कहने लगा, सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाने हैं। 10 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। उसके लिए मुझे मंगलसूत्र, कानों के झुमके और एक अंगूठी बनवानी है। सेठ ने हरि को ऊपर से लेकर नीचे तक बड़ी गौर से देखा। पहनावे से हरि एक बहुत ही साधारण और सीधा साधा इंसान नजर आ रहा था। उसकी सादगी और उसके भोलेपन को देखकर सेठ के मन में उसे ठगने की लालसा जाग उठी। वह बड़े ही अपनेपन से कहने लगा, अरे भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। गहने तुम्हें बिल्कुल ठीक समय पर मिल जाएंगे और दाम भी तुम्हें कम से कम लगाऊंगा। बस तुम तो मुझे यह बता दो कि गहने बनाने के लिए सोना क्या तुम मुझे दोगे या मैं अपने सोने से गहने बनाऊं? हरि बोला, सेठ जी, मेरे पास तो कोई पुराना सोना है नहीं, आप ही गहने तैयार करवा दीजिए। और फिर हरि ने कुछ रकम पेशगी के रूप में उस सुनार को दे दी और उसे 10 दिन के बाद आने का कहकर हरि वहां से चला गया। हरि बेचारा क्या जानता था कि सुनार के मन में खोट आ चुका है। वह अपने गांव धनपुर वापस लौटा। पीछे से सुनार रत्नलाल गहने तैयार करने में लग गया और उसने सोने में मिलावट करके खोटे सोने के गहने तैयार कर दिए। 10 दिन के बाद हरि सेठ की दुकान पर आया और कहने लगा, सेठ जी, 2 दिन के बाद मेरी बेटी की शादी है। जो गहने मैंने तैयार करने के लिए कहे थे वह आप मुझे दे दो। सुनार बोला, अरे हां, क्यों नहीं हरि, तुम्हारे गहने तो बिल्कुल तैयार हैं। मैंने अपने हाथों से शुद्ध सोने के बनाए हैं। इतना कहते हुए सेठ ने गहनों की पोटली हरि के सामने रख दी और बोला, लो भाई, अच्छी तरह से अपना सामान देख लो। हरि कहने लगा, अरे सेठ जी, देखने की क्या आवश्यकता है? आप पर मुझे पूरा विश्वास है। आप मेरे साथ बेईमानी थोड़ी नहीं करोगे। आप तो खानदानी आदमी हैं। इतना कहकर हरि ने गहनों की पोटली उठाई और बकाया रकम सुनार को दे दी। वह वापस अपने घर लौट गया। 2 दिन के बाद हरि की बेटी चारुलता की शादी हो गई। उसकी बेटी अपने ससुराल चली गई। कुछ दिनों के बाद हुआ यह कि हरि की बेटी को कुछ ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि उसे अपने गहने बेचने की नौबत आ गई। जब वह अपने गहने बेचने के लिए अपने गांव के एक सुनार के पास गई तो पता चला कि उसके गहने मिलावटी सोने के बने हुए हैं और जिनकी कीमत आधे से भी ज्यादा कम है। इस सच्चाई का पता लगने पर हरि की बेटी अगले ही दिन अपने पिता के घर आई और कहने लगी, पिताजी, आपकी वजह से मुझे अपने ससुराल में बहुत ही अपमानित होना पड़ा। आपके दिए हुए यह गहने मिलावटी सोने के बने हुए हैं। यह सुनकर हरि दंग रह गया और बोला, बेटी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये गहने तो मैंने नगर के सबसे बड़े सुनार सेठ रत्नलाल के यहां से बनवाए थे। भला वह मेरे साथ ऐसी बेईमानी क्यों करेगा? और फिर हरि उसी समय सुनार रत्नलाल की दुकान पर पहुंचा और उन्हें गहने दिखाते हुए कहने लगा, सेठ जी, मैंने आपकी दुकान से अपनी बेटी के लिए गहने बनवाए थे, परंतु यह तो नकली हैं। हरि की बात सुनकर सुनार गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, अरे भाई, कौन हो तुम और यह क्या अनाप शनाप बातें किए जा रहे हो? मैं इस नगर का सबसे बड़ा सुनार हूं। सारा शहर जानता है कि मैं कभी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करता।
इतना कहकर सेठ ने अपने नौकरों से कहा, अरे लगता है ये कोई ठग है जो ये सब नाटक करके मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है। तुम लोग देख क्या रहे हो? इसे धक्के मारकर मेरी दुकान से बाहर निकाल दो। बेचारा हरि सेठ के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, परंतु सेठ रत्नलाल ने उसकी एक न सुनी और सेठ के नौकरों ने हरि को धक्के देकर दुकान से बाहर निकाल दिया। गरीब हरि रोता बिलखता हुआ अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने सारी घटना के बारे में अपनी बेटी को बताया तो उसकी बेटी कहने लगी, पिताजी, उस बेईमान सुनार ने आपके साथ धोखा किया है। हमें शहर के कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। हरि बोला, बेटा, वह इस नगर का सबसे बड़ा सेठ है और उसकी पहुंच तो राजा के बड़े बड़े अधिकारियों तक है। कोई भी उसके खिलाफ हमारी शिकायत नहीं सुनेगा। अब तो लगता है कि मेरे खून पसीने की कमाई डूब ही गई, समझो। बेटी कहने लगी, पिताजी, मैं आपकी मेहनत की कमाई को इस तरह से बेकार नहीं जाने दूंगी। अगले दिन हरि की बेटी अपने ससुराल वापस लौट आई। वहां पहुंचकर उसने अपने पति को सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से नगर के सबसे बड़े सुनार सेठ रत्नलाल ने उसके पिता को ठग लिया, असली गहनों के नाम पर नकली गहने दे दिए। हरि की बेटी का पति, जिसका नाम विदेह था, वह कहने लगा, भाग्यवान उस बेईमान सेठ ने हमारे पिताजी के साथ जो ठगी की है, उसका खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ठगी क्या होती है यह मैं उसे बताऊंगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा किसी को ठगने से पहले वह 100 बार सोचेगा। इतना कहकर विदेह उस बेईमान सेठ को सबक सिखाने के लिए कुछ योजना बनाने लगा। विदेह स्वभाव से बहुत ही चतुर और होशियार आदमी था। अब वह उस बेईमान सुनार को सबक सिखाने की योजना के बारे में सोचने लगा। इसी दौरान एक दिन की बात है, जब विदेह नदी पार करके दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था कि तभी उसे नदी के पास एक ऐसी चमकती हुई चीज दिखाई दी। विदेह ने उसे उठा लिया। देखने में वह चीज किसी हीरे की तरह मालूम पड़ती थी। विदेह उस वस्तु को लेकर अपने घर आ गया। उसने हीरे जैसी दिखने वाली उस चीज को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब वह बिल्कुल हीरे जैसी मालूम हो रही थी, परंतु असल में वह कांच का एक टुकड़ा ही था। उसे देखकर विदेह के दिमाग में सुनार को सबक सिखाने की एक तरकीब आ गई और उसने उस नकली हीरे को सुनार रत्नलाल को बेचने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना भेष बदला और अपने गांव से चल दिया सुनार रत्नलाल की दुकान की तरफ, जो कि उसके ससुराल के गांव में थी, और वह गांव उसके घर से 35 कोस दूर था। वहां पहुंचकर वह ढूंढते ढूंढते सेठ रत्नलाल सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। उसकी दुकान पर बेशुमार हीरे जवाहरात, सोने के गहने सजे हुए थे। वह सुनार हीरों का बहुत ही बड़ा पारखी था और उसके पास एक से बढ़कर एक नायाब हीरा था। सेठ रत्नलाल के ग्राहकों में नगर के अमीर लोगों के अलावा कई राज्यों के मंत्री, दीवान और राजा महाराजा भी आते थे। उसकी दुकान पर अक्सर राज परिवार के लोग भी आया करते थे, इसलिए नगर में उसकी इतनी धाक थी। परंतु सेठ हमेशा कमजोर और गरीब लोगों को ही अपनी बेईमानी का शिकार बनाया करता था। वह हीरे को देखते ही उसकी कीमत बता देता था। यह बात सच थी कि उसके जैसा हीरों का पारखी सुनार पूरे नगर में कोई दूसरा नहीं था। जब विदेह सुनार की दुकान पर पहुंचा तो कहने लगा, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती और नायाब हीरा लेकर आया हूं सेठ जी। यह हीरा पिछली कई पुश्तों से हमारे खानदान में संभाल कर रखा गया है। मेरी मां की मौत के बाद अब यह हीरा विरासत में मुझे मिल गया है। सच बात तो यह है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। यह इतना बड़ा है कि मैं इसकी अंगूठी बनवाकर भी नहीं पहन सकता और इसे अपने घर पर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं। मुझे गुजारने के लिए धन की आवश्यकता है, इसलिए मैं यह हीरा बेचने के लिए आपके पास आया हूं। सेठ ने जब उसकी सारी बात सुनी तो वह कीमती हीरा देखने के लिए बेचैन हो उठा। उसने एक नजर विदेह को ऊपर से नीचे तक देखा और यह अंदाजा लगाया कि यह आदमी बहुत ही गरीब है
और कोई भोला भाला इंसान है। सोचने लगा, आज बहुत दिनों के बाद कोई शिकार हाथ लगा है, इसे मैं अपने चंगुल से जाने नहीं दूंगा। सुनार बोला, अरे भाई, तुम बस बातें ही बनाते रहोगे या वह हीरा मुझे दिखाओगे भी? विदेह ने वह हीरा निकालकर सुनार के सामने रख दिया। सुनार रत्नलाल ने जैसे ही उस हीरे को देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। सुनार ने एक ही नजर में उस हीरे को पहचान लिया था कि यह हीरा नहीं बल्कि मात्र कांच का एक टुकड़ा है। वह विदेह को घूर कर देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे होश तो ठिकाने पर हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने के लिए भी आ गए। तुम्हारी अक्ल घास चरने तो नहीं गई। यह सुनकर विदेह एक बार तो घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा कि इस सुनार को पता चल ही गया कि यह मात्र एक कांच का टुकड़ा है। फिर भी विदेह ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया गया हो। वह कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, सचमुच यह एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है जो मेरे परदादा ने मेरे दादा को दिया था। मेरे दादा ने मेरे पिताजी को दिया था और मेरे पिताजी ने मरते हुए मेरी मां को दिया था। इस खानदानी निशानी को हमने बरसों तक संभाल कर रखा। मेरे घरेलू हालात इस समय बहुत ही खराब हैं, इसलिए मैं इस अनमोल हीरे को मजबूरी में बेच रहा हूं। और मैं कौन सा कहता हूं कि आप ही इस हीरे को मुझसे खरीद लीजिए। अरे सेठ जी, आपकी दुकान पर तो तरह तरह के ग्राहक आते रहते हैं। आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब किसी ग्राहक को यह पसंद आ जाए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे देना। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी यह हीरा बिक जाएगा तब आकर मैं पैसे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? विदेह की बातें सुनकर सुनार कुछ सोच में पड़ गया और कुछ विचार करने के बाद उसने वह नकली हीरा अपने पास रख लिया और कहने लगा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, लेकिन यह तो बताओ कि इस हीरे को मैं कितनी कीमत पर बेचूं? विदेह फौरन कहने लगा, कम से कम 15,000 सिक्के। सुनार एक बार फिर से हंसा और बोला, अरे भाई, तुम्हारा यह हीरा 15,000 सिक्कों में तो कभी नहीं बिकेगा। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वादा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास तुम छोड़ जाओ। अगर किसी ने यह मुझसे खरीद